अरे नहीं बाजी, मैं आपके साथ जाकर क्या करूंगी। आप और भाईजान जाएं, मैं यहीं पर रह लूंगी। गो के जब से मुझे पता चला था कि नाइला बाजी शिराज भाई के साथ चंद दिन उनके फार्म हाउस पर रहने के लिए जा रही है, तब से मैं बहुत परेशान थी कि उनके ससुराल में मैं अकेली कैसे रहूंगी। उनकी सास तो मेरा जीना हराम कर देगी। ये भी मुमकिन है कि वो मुझे बालू से पकड़कर घसीट कर मुझे बाहर निकाल दे। तब मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी मामी के घर। और फिर वो जो मेरे साथ सलूक करती हैं उससे तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। और अब बाजी कह रही थी कि मैं उनके साथ जाऊं। दिल तो चाह रहा था कि चली जाऊं, मगर फिर शिराज भाई की तेवरियों के बल याद आ जाते। मैं उन्हें इनकार कर देती, मगर नाइला बाजी भी मुझे साथ लेकर ही टली। पूरा रास्ता शिराज भाई का मूड ऑफ रहा। बार बार वो बाजी से यही कहते रहे कि इसको साथ लाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। तब मैं अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी। नाइला बाजी कहने लगी, ये अपने काम से काम रखती है, इसे जिस कमरे में रहने को बोलूंगी ये वहां से बाहर नहीं निकलेगी। आप इसके बारे में फिक्र मत करें। और फिर फार्म हाउस में आने के बाद शिराज भाई और नाइला बाजी तो घूमने फिरने निकल गए, मगर मुझे उन्होंने वहीं पर ठहरा दिया। बाजी कहने लगी कि मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊं। दरअसल यहाँ करीब ही शिराज के कुछ दोस्तों के घर हैं, उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। हो सकता है वापसी पर देर हो जाए, तुम अपने कमरे में ही रहना। शाम के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। मुलाजमा खाना तुम्हारा कमरे में ही दे जाएगी। पता नहीं बाजी मुझे बार बार इस बात की तंबीह क्यों कर रही थी कि मैं कमरे में ही रुकूं, बाहर ना आऊं। शायद शिराज भाई ने उन्हें ऐसा कहा था। फार्म हाउस बहुत बड़ा था, यहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम थे। पूरा फार्म हाउस नौकरों की आवाज़ों से गूंज रहा था। जिंदगी की रौनक नजर आ रही थी, जबकि नाइला बाजी के ससुराल में भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, मगर नाइला बाजी की सास की इतनी दहशत थी कि नौकर खामोशी से काम किए जाते, किसी के मुंह से ऊंची आवाज़ तक नहीं निकलती थी। पूरा फार्म हाउस घूम फिर कर देखा, मुझे तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत जगह है। खुशकिस्मत है नाइला बाजी जिन्हें इतना अमीर ससुराल मिला। अभी मगरिब का वक्त होने वाला था। मैं वापस कमरे में जाने ही वाली थी कि मेरी नज़र जामन के दरख्त पर पड़ी। उसके साथ एक झूला लगा हुआ था। मेरा जी चाहने लगा कि मैं उस झूले पर बैठूं। फिर मैं बाजी की बात को नज़रअंदाज करके झूले पर आकर बैठ गई। ठंडी हवा के थपेड़े बहुत भले लग रहे थे। बहुत मज़ा आने लगा। दिल चाहा कि वक्त यहीं पर थम जाए। मैं अपनी सारी फिक्रों से आज़ाद यहीं पर बैठकर झूले लेती रहूं। थोड़ी देर गुजरी जब मुझे अपने पास से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान से ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आई। पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर ये सरगोशियों की आवाज़ किसकी थी? कौन था अभी यहाँ पर जो मुझसे बात कर रहा था? शायद ये मेरा वहम हो। मैंने मुस्कुरा कर इस बात को झटक दिया और फिर से आंखें बंद करके ख्यालों में खो गई। जब किसी ने मेरे चेहरे को हल्के से छुआ तो मैंने पट से आंखें खोली। अरे ये क्या? अभी भी यहाँ पर कोई नहीं था। अभी मैं हैरान हो रही थी जब मुझे अपनी तरफ मुलाजमा आते दिखाई दी। अरे आपको बेगम साहिबा ने नहीं बताया था कि शाम के वक्त आप बाहर नहीं निकलेंगी? जबकि आप तो ना सिर्फ बाहर निकली हैं, बल्कि आप इस दरख्त की तरफ भी आ गई। चले अपने कमरे में। जवान लड़कियों को मगरिब के वक्त घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं लगता, और दरख्त के नीचे तो कतन जाना ठीक नहीं है। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी। ये कैसी दकियानूसी बातें कर रही थी। खैर, मैं तो सर झटक कर फिर से कमरे की तरफ आ गई। बावजूद इसके कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था। पर रात को जब नाइला बाजी और शिराज भाई घर आए तो शिराज भाई तो सीधा कमरे में चले गए। नाइला बाजी मेरे पास ही थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही। फिर कहने लगी कि आज तो तुमने गलती कर दी। शाम के वक्त कमरे से बाहर निकली हो, बाहर घूमती रही हो, मगर दोबारा ऐसी गलती मत करना। दोबारा शाम के बाद कमरे से बाहर न देखूं। उनकी बात पर मैं तो हैरान रह गई। क्यों बाजी, आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या है? मैं इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती? एक तो तुम हर बात में बहस बहुत करती हो। बस बात को सीधे से मान लिया करो, जैसा मैं कहती हूँ। बस अब तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने उनके सामने तो हामी भर ली, मगर दिल ही दिल में सोचने लगी कि कोई तो ऐसी बात है जो बाजी मुझसे छुपा रही है। पूरी रात मेरी अजीब बेचैनी में गुजरी।
बार बार सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगती। मैं हैरान होकर उठकर बैठ जाती। कमरे में मुलाजमा पानी का जो जग रख कर गई थी वो जग बिल्कुल खाली हो चुका था। अब मुझे प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी। मैं अपनी जगह से उठी तब मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जहाँ पर किसी इंसान का साया नज़र आ रहा था। अरे, यहाँ पर कौन है? और मेरे कमरे में आधी रात को कौन झांक कर देख रहा है? मुझे तो गुस्सा ही आ गया। मैंने जल्दी से खिड़की खोली। बाहर झांका तो दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा था। शायद यहाँ पर कोई मुलाजिम था जो मुझे छुप कर देख रहा था। बहुत ही बदतमीज़ मुलाजिम है यहाँ के। बाजी से शिकायत करूँगी। मैंने खिड़की बंद की और फिर कमरे से निकली तो सोच में पड़ गई कि अब किस तरफ जाऊँ। किचन का तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं कहाँ है। अच्छा था अगर मैं भी मुलाजमा से पूछ लेती। अभी 2 कदम ही आगे आई थी कि मैंने अपने पीछे एक गंभीर आवाज़ सुनी। मैंने हैरान होकर पलट कर देखा तो देखती रह गई। वहाँ एक खूबरू नौजवान लड़का खड़ा था। इतना खूबरू जिसे देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई। तुम कौन हो? मेरे मुंह से बेख्तियार ये बात निकली। वो मुस्कुरा दिया। मैं फार्म हाउस में रहता हूँ, आपके लिए ये लेकर आया हूँ। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। मैंने खामोशी से उसके हाथ से बोतल ले ली क्योंकि मुझे प्यास सता रही थी, मगर हैरान इस बात पर थी कि इसे कैसे लगा कि मुझे प्यास लगी है। सुनो, तुम ये बात कैसे जानते हो कि मुझे पानी की ज़रूरत है? मेरी बात पर उसने मुझे गहरी नज़र से देखा। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि मैं उसे देखती रह गई। वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। मेरा दिल डूब कर उभरा। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से पलट गया। जितनी देर तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ था तब तक मैं वहीं खड़ी उसे देखती रही। कमरे में आई तो दिल की हालत अजीब हो रही थी। ये कौन था और इसे मेरे दिल की खबर कैसे हो गई? कैसे जान गया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मैंने जब गिलास में पानी डालकर पिया तो मेरा पूरे मुंह में जैसे खुशगवार जायका घुल गया। पानी तो बहुत ही मीठा और लजीज था। पानी से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी। मैं एक ही सांस में पूरा गिलास चढ़ा गई, फिर वहीं पर बेखुद होकर सो गई। अगले दिन फिर से बाजी की शिराज भाई के साथ दावत थी। वो चली गई। बार बार मुझे इसी बात की तंबीह कर रही थी कि मैं शाम के वक्त कमरे से बाहर नहीं निकलूं। हालांकि मुलाजिम तो रात गए फार्म हाउस पर घूमते रहते थे, तो फिर मेरे लिए इस बात की पाबंदी क्यों थी? क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान था जिससे मुझे खतरा था? इस बात की याद आते ही उस अजनबी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वो अपने हुलिये से कोई मुलाजिम नज़र तो नहीं आता था। मुलाजिम भला इतने हसीन कैसे हो सकते हैं? तो फिर कौन था? अगर शिराज भाई का रिश्तेदार था तो मैंने उन्हें उससे बात करते हुए नहीं देखा, बल्कि दोबारा तो मुझे वो शख्स नजर ही नहीं आया। पूरा दिन फार्म हाउस पर मेरी नज़र उसे तलाश करती रही। अब मगरिब का वक्त हो चुका था। मैं फिर से झूले पर बैठी आंखें बंद किए दुनिया में मगन थी कि जब किसी ने मेरे झूले को पकड़कर रोक दिया। अचानक से झूला रुका तो मैंने झट से आंखें खोली। आसपास देखा तो कोई नहीं था। अभी मैं ये सोच रही थी कि झूला कैसे रुक गया। एकदम से कोई झूला झुलाने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई, आंखें खौफ से फैल गईं कि ये क्या हो रहा है। कोई नज़र नहीं आ रहा, मगर फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कौन है जो मुझे तेज तेज झूला झुला रहा है? खौफ की शिद्दत से आंखों से आंसू बहने लगे, तभी झूला रुक गया। एक तो तुम डरपोक बहुत हो। मुझे नहीं पता था कि इतनी नाजुक मिजाज हो, इतनी सी बात पर डर जाओगी। ये आवाज़ सुनी लग रही थी। ये एक गंभीर दिल में उतर जाने वाली आवाज़ किसकी थी? बोलने वाला नज़र क्यों नहीं आया? मैं फौरन भाग खड़ी हुई, फिर कमरे में आकर सांस लिया। हैरान परेशान थी कि आज जो वाक़यात बीते वो क्या था, कौन था वो, और मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा था? क्या ये फार्म हाउस पुरस्रार है? यहाँ जिन्नात है जिनकी वजह से बाजी ने शाम को बाहर जाने से मना किया था? कोई तो ऐसी वजह है। नाइला बाजी से पूछा तो वो साफ टाल गई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही मना कर रही थी। अच्छा नहीं लगता कि अकेली लड़की इतने मुलाजमों की मौजूदगी में फिरती रहे। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी वैसी बात हो। बाजी से मैंने इस बात का जिक्र करना चाहा, मगर न जाने क्या सोच कर रुक गई कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। यहाँ इतने लोग रहते हैं, आज तक किसी के साथ कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया। ऐसी बात होती तो बाजी मुझे ज़रूर बताती। मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर जितने दिन वहाँ पर रही उसके बाद झूले की तरफ नहीं गई। अजीब बेचैनी मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे कोई है जो मुझे उस तरफ बुला रहा है, कोई है जो मुझे आवाज़ दे रहा है।
मुझे वाज़े अपने कानों में आवाज़ें सुनाई देती कि कोई मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। शुमाइला, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। कभी ये सरगोशी मुझे अपने दूर से सुनाई देती तो कभी कोई बिल्कुल कान के पास आकर झुककर मेरा नाम लेता। मैं खौफ से खड़ी हो जाती। क्या ये सच में ही मेरा वहम है? 1 हफ्ता हम लोग फार्म हाउस पर रहे और मैं सुकून से सो नहीं पाई। पूरी रात महसूस होता जैसे कोई मेरे कमरे में है, कोई मेरे आसपास मौजूद है। कोई बिस्तर की चादर खींचने लगता, कभी अलमारी से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगती, कभी खुद लाइट ऑन ऑफ होने लगती। ये सब क्या हो रहा था? कौन था जो मुझे खौफजदा करना चाहता था या अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था? अब जी चाहता था कि यहाँ से चली जाऊँ। बहरहाल जब नाइला बाजी ने बताया कि आज हम लोग जा रहे हैं तो मैंने सुकून का सांस लिया। पूरा रास्ता मैं शुक्र अदा करती रही, मगर जब गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी तो मुझे अपने पास तेज़ खुशबू का एहसास होने लगा। यह खुशबू तो मुझे अपने कमरे में आसपास महसूस होती थी, जिससे मुझे पता चलता था कि यहाँ कोई है। तो क्या जो कोई भी था हमारे साथ चल पड़ा था? ये सोचकर मैं डर गई कि किसी पुरस्कार चक्कर में फंस तो नहीं गई। न जाने ये जिन है, कौन है, और अगर इसने नुकसान पहुंचाया तो अब ये बात छुपाना मुनासिब नहीं। मुझे मुनासिब मौका देखकर नाइला बाजी से इन सारी बातों का जिक्र करना होगा। ऐसा न हो कि किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। जब हम लोग नाइला बाजी के ससुराल पहुंचे तो थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। मामी अपनी बड़ी बेटी के साथ वहां पर आई। बहुत ही तपाक से नाइला बाजी से मिली, फिर उन्होंने खुद से मुझे लिपटा लिया। इस मोहब्बत के मुजाहरे पर मैं हैरान रह गई। कहाँ वो तो हमसे इतनी नफरत करती थी, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इन्हीं की वजह से तो मैं नाइला बाजी के ससुराल में उनकी सास की बातें सुनने पर मजबूर थी। कहाँ वो मुझे लिपटा कर मोहब्बत का इजहार कर रही थी। कहने लगी, मैं 3 बार आ चुकी हूँ, तुम लोग घर पर नहीं थे, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था। शुमाइला के बगैर तो घर सोना सोना हो गया, मैं इसे लेने के लिए आई हूँ। नाइला बाजी ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे नहीं भेजेंगी, मगर उनकी सास फौरन से बोल पड़ी, वो उनकी भांजी है, अगर वो उसे घर ले जाना चाहती है तो तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। नाइला बाजी अपनी सास की बात पर शर्मिंदा हो गई, जबकि मामी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। अब मेरे पास भी यहाँ रुकने का जवाब बाकी नहीं रहा था। दिल में डर भी लग रहा था कि पता नहीं मामी मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। और पूरा रास्ता मामी मेरे साथ खुशगवार अंदाज में बातें करती रही, जैसे हमारे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, मगर घर आते ही उनका रवैया बदल गया। पूरे घर में गंद पड़ा था। घर की सफाइयाँ करो और कपड़े भी धोने वाले पड़े। हम लोग एक शादी पर जा रहे हैं, कल तक हमारी वापसी होगी। मामी की बात पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मामी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप इस मकसद के लिए मुझे घर लाई हैं? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तो क्या मैं तुम्हें महारानी बनाने के लिए यहाँ लाई हूँ? वो गुस्से से बोली तो मैं खौफ से उन्हें देखने लगी। फिक्र मत करो, असलम घर आ जाएगा और तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होगा। मामी की बात पर मैं एक बार फिर से कांप कर रह गई। इस घर में असलम भाई की मौजूदगी में रहना आसान बात नहीं थी। मैं बुरी तरह से डर गई, मामी के पाँव पड़ गई। अब मुझे भी साथ ले जाएं, मैं कल आकर सारे काम कर लूँगी, मगर अकेला घर छोड़कर नहीं जाएं, मुझे डर लगेगा। मामी ने मुझे जोर का धक्का दिया, ड्रामे मत करो। और फिर वो तीनों माँ बेटियाँ चली गईं। उनके जाने के बाद मैं अपनी जगह पर खौफ से सिमटी रह गई। किसी काम को भी हाथ नहीं लगा सकी। उस छोटे से कमरे में गई जहाँ मैं नाइला बाजी के साथ उनकी शादी से पहले रहती थी। फूट फूट कर नसीबों पर रोने लगी। कई घंटे बीत गए, शाम होने वाली थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने काम नहीं किया और सब कुछ इसी तरह से उल्टा पड़ा रहा तो मामी की मार से कोई नहीं बचाएगा। मगर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी आंखें फटी रह गईं। सारे कपड़े धुलकर तार पर फैलाए हुए थे और फर्श भी धुल चुका था। मैं पागलों की तरह घूम फिर कर देखने लगी। सारे कमरे साफ सुथरे थे, कहीं मिट्टी का जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। कपड़े भी धुल चुके थे। तो ये सब किसने किया? घर में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं। मैं तो कमरे में थी, तो ये सब? खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आसपास कोई और भी मौजूद है। एक बार फिर से तेज खुशबू का एहसास हुआ तो मैं तेवरा कर जमीन पर गिरी। जाने कितना वक्त गुजरा, मैं बेहोश रही। होश आया तो अपने कमरे में चारपाई पर थी। तब मैंने उसे अपने घर में ही देखा, जिसे मैंने फार्म हाउस पर देखा था, जिसने मुझे पानी की बोतल दी। मैं अपनी जगह से उठकर बैठी।
میرے چہرے پر چھایا خوف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ مگر تم ہو کون اور یہاں کیسے آئے؟ کیا یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو تم نہیں جانتے کہ مامی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وہ تو ویسے بھی میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں، وہ مجھے بے عزت کریں گی۔ یہ بات کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے مجھے تسلی دی۔ ارے فکر مت کرو، میں نے کہا نا کہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ یہ لو کھانا کھاؤ۔ کھانا بھی مزیدار تھا۔ یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ کہاں سے لائے ہو؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جب کھا چکی تو وہ برتن اٹھا کر لے گیا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا کہ میں اس اجنبی کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوں۔ اسلم آ گیا اور اس نے اس اجنبی کو گھر میں دیکھا تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ پتہ نہیں کیا کریں گے، مامی بھی نہ جانے وہ ان کو کیا کچھ بتائے گا۔ سوچ سوچ کر میں پریشان رہی۔ دوبارہ وہ نوجوان کمرے میں نہیں آیا۔ اس نے اپنا نام سلمان بتایا تھا۔ کہنے لگا میں تمہارے ساتھ رہوں گا حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی تم سے کچھ الٹا سیدھا نہ کر سکے۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں دکھی اور حالات کی ستائی ہوں، جبکہ آج تک اپنے دکھ میں نے اپنے سائے سے بھی چھپائے، کبھی کسی سے ذکر ہی نہیں کیا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ یہی سوچتے میں وہیں پر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو آدھا دن چڑھایا تھا۔ فوراً سے کمرے سے باہر بھاگی۔ سب سے پہلا خیال اسی اجنبی کا آیا۔ پتہ نہیں وہ اب تک گھر میں ہی ہے یا چلا گیا۔ پورے گھر میں ڈھونڈا مگر کہیں نہیں تھا۔ کچن میں آئی تو شیلف پر حلوہ پوری کا ناشتہ تھا، شاید وہ میرے لیے رکھ گیا۔ اسلم بھائی رات کو گھر نہیں آئے، اگر آیا بھی تھا تو پتہ نہیں یہ آدمی میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر اس کی وجہ سے مامی نے مجھے کچھ کہا تو مجھ پر الزام لگایا، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں ناشتہ کر کے آئی، صحن میں تھی تو دروازے کی طرف نظر پڑی، میں ٹھٹک گئی۔ دروازے کو تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ آدمی ابھی بھی گھر پر تھا، مگر کہاں؟ پورا گھر دیکھ لیا، نظر نہیں آیا۔ چھت پر آئی تو وہ بھی خالی تھی۔ میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ یہ آدمی ہے یا چھلاوا؟ اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا۔ دروازہ تو اندر سے بند ہے تو یہ کیسے گیا؟ اگر گھر میں ہی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ شام کا وقت ہو چکا تھا، سارے کپڑے میں نے اپنی جگہ سمیٹ کر رکھے۔ انتظار کرنے لگی کہ مامی کب گھر آتی ہیں۔ مغرب کے بعد ہی وہ تینوں ماں بیٹیاں گھر آ گئی تھی، ساتھ ہی اسلم بھائی بھی آ گئے۔ مامی نے طاہرانہ نگاہ پورے گھر پر ڈالی۔ جب انہیں کوئی موقع نہیں ملا تو پھر بھی مجھ پر چلانے لگی، کیا بنایا تم نے کھانے کا؟ ان کی بات پر میں گڑبڑا گئی۔ میں نے تو کچھ نہیں بنایا تھا۔ پورا دن سلمان کے عجیب و غریب رویے اور حرکتوں پر سوچتی رہی۔ اب جب مامی نے پوچھا تو بوکھلا گئی کہ مامی سے کیا بہانہ کروں۔ تبھی ان کی چھوٹی بیٹی طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، کچن میں جا کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ مامی کچن میں گئی تو میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مامی مجھ پر غصہ کریں گی، کیا جواب دوں گی، کیا بہانہ بناؤں گی؟ مامی پلٹ کر آئی، مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، گوشت کہاں سے آیا؟ ان کی بات سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کس گوشت کی بات کر رہی تھی۔ اب کیا کہہ رہی ہیں مامی؟ یہ جو تم نے گوشت چولہے پر چڑھایا ہے کہاں سے آیا؟ گھر میں تو نہیں تھا، گھر میں تو صرف سبزی دال پڑی تھی، گوشت کہاں سے منگوایا تم نے؟ ان کی بات پر حیران ہوتے جب میں کچن میں گئی تو حیران رہ گئی کہ چولہے پر ایک طرف سالن موجود تھا، جیسے کوئی ابھی پکا کر گیا ہو۔ سالن سے تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میرا ذہن پھر سے سلمان کی طرف چلا گیا۔ یقیناً یہ سلمان کی ہی کارستانی ہے، مگر وہ خود کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر گھر میں کسی کی اس پر نظر پڑ گئی تو؟ میں نے مامی سے بہانہ کیا کہ میرے پاس پیسے تھے، محلے کے بچے سے ہی میں نے یہ گوشت منگوایا ہے۔ مامی اور اس کی بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ کتنے پیسے تمہارے پاس؟ جو ہے مجھے دے دو، گھر میں خرچ کرنے کے کام آئیں گے۔ میں تو جھوٹ بول کر پچھتائی۔ مامی جو پیسے تھے وہ میں خرچ کر چکی ہوں، اب نہیں ہے میرے پاس۔ وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ میری زندگی کی ویسے ہی شروعات ہو چکی تھی جیسے نائلہ باجی کی شادی سے پہلے تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام کاج کرنا، ساتھ اسلم بھائی کی چھیڑ خانی، بد نظری برداشت کرنا۔ مجھے ان سے گھن آتی۔ مجھ سے پہلے تو نائلہ باجی یہ سب برداشت کرتی، میرے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو جاتی۔ گھر کے کام زیادہ تر وہ خود ہی کرتی اور اسلم بھائی بھی زیادہ تر انہی کو ہی تنگ کرتے۔ مجھے وہ اپنی آغوش میں چھپائے رکھتی۔ مامی سے جب بھی اسلم بھائی کی شکایت کی تو وہ آنکھیں دکھانے پر آ گئیں۔ ارے تم دونوں بہنیں تو بے حد ناشکری ہو،
एहसान मानो मेरा जो तुम लोगों को घर पर रखा है। मेरी जगह कोई और होता तो कब तक तुम लोगों को घर से बाहर निकाल चुका होता। हम आंसू पीते रह जाते। मजबूरियां हमें यहाँ पर लेकर आ गई थी। हमारा इसमें क्या कसूर? बचपन में अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया, बस एक मामू ही थे जो हम दोनों बहनों को अपने घर लाए। चंद साल तो मामू जिंदा रहे, तब तक हमारे लिए ज़िंदगी काफ़ी हद तक काबिल कबूल थी। मामू मामी से किधर दबी रहती, हम दोनों के साथ उनके सामने बदसलूकी ना कर सकती। मैट्रिक तक उन्होंने हमें तालीम भी दिलवाई। फिर अचानक से एक दिन मामू अल्लाह के हवाले हो गए। उसके बाद मामी की ही मर्जी घर पर चलने लगी। वही स्याह और सफ़ेद की मालिक बन गई। असलम भाई किसी जगह पर प्राइवेट नौकरी करते और जो कमाते सारा कुछ अपनी माँ के हाथ पर रखते। मैं और बाजी सारा दिन घर के कामकाज करती। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मामी को मशवरा दिया कि वह हम दोनों बहनों को सिलाई सीखने पर बिठा दे। जो भी सिलाई के पैसे होंगे वो ज़रूरियात अपनी पूरी करेंगी। ये बात मामी को पसंद आई। उसने हम दोनों को करीबी सिलाई सेंटर में बिठाया। अब हमारी मसरूफियत में इजाफा हो गया। सुबह घर के काम निपटाकर जल्दी से सिलाई सेंटर जाते, वहाँ पर सारा दिन प्रैक्टिस करते और फिर घर आकर घर के कामकाज करते। हम दोनों बहनें तो कोल्हू का बैल बन के रह गई थी। तब एक दिन इत्तेफाक से हमारी शिराज भाई से मुलाकात हुई। उस दिन सेंटर जाते हुए मामी ने हमें कहा कि ये ज़रूरी सामान वापसी पर लेकर आना। नाइला बाजी मेरा हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कर रही थी जब अचानक से एक तरफ से गाड़ी आई। नाइला बाजी आगे थी और ज़्यादातर चोटें उन्हीं को आई। नाइला बाजी बेहोश हो गई। गाड़ी से एक शख्स निकला, वो परेशान लग रहा था। आप दोनों ठीक तो हैं? मैंने उसे गुस्से से देखा। आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरी बाजी को न जाने क्या हो गया। मैं रोते हुए बोली, अरे आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। बाजी को सर पर गहरी चोट लगी थी, अब तक होश में नहीं आई थी। मैं बुरी तरह से परेशान थी। वक्त बीतता जा रहा था। दोपहर से शाम हो गई और रात का अंधेरा फैल गया। मैं हर चीज़ से बेखबर बाजी के लिए दुआ मांग रही थी जब उस शख्स की बात पर मैंने हैरत से सर उठाकर देखा। आप अपने घर वालों को फ़ोन करके इत्तला दें कि आपकी बहन के साथ ये हादसा पेश आ चुका है। आपके घर वाले परेशान होंगे। उसकी बात पर मामी और सबके चेहरे मेरी नज़रों के सामने घूमे। उन लोगों को भला हमारी क्या परवाह, हमारा कोई भी नहीं है। मैं रोते हुए बोली तो खामोशी से सर झुका गया। आधी रात को बाजी को होश आया। वो पहले से बहुत बेहतर थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि घर पर सबको इत्तला दे दी हादसे की, तब मैं उनकी तरफ देखने लगी। मैं कैसे इत्तला देती? मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है। मैं तो आपकी वजह से परेशान हो गई थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाजी मुझसे सख्त खफा हो गई कि मैंने क्या गलती की। मुझे मामी लोगों को बताना चाहिए था कि हादसा पेश आ चुका है। नाइला बाजी कहने लगी, हमें अभी घर जाना होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो शख्स हमें घर लाया। घर में हंगामा बरपा था। मोहल्ले के लोग घर में जमा थे। मामी सबके सामने बैन करते हम दोनों को कोसने दे रही थी कि किसी के साथ भाग गए। हमें देखकर गालियाँ और बद्दुआएं देने लगी। तब आदमी ने बहुत कोशिश की कि वो उन लोगों को समझाए कि असल बात क्या है, मगर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। फिर उस शख्स ने कहा कि वो बाजी से निकाह को तैयार है। यूँ फिर नाइला बाजी का शिराज भाई के साथ निकाह हो गया और वो उनके साथ रुखसत होकर उस जहन्नुम से आज़ाद हो गई, जबकि मैं उसी घर में घनचक्कर बनकर रह गई। सारा दिन घर के कामकाज करती और मामी मोहल्ले की औरतों के कपड़े भी लेकर आ जाती। यूँ मुझे मजबूरन कपड़े भी सिलाई करने पड़ते। इस सब में मेरी कमर दोहरी होकर रह जाती। एक दिन जब मैंने कपड़े सिलाई करने से इनकार किया तो उस दिन मामी को बहुत गुस्सा आया। मामी ने मुझे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। इत्तफाक से नाइला बाजी और शिराज भाई भी ऊपर से आ गए। नाइला बाजी ने मेरे साथ ये सलूक देखा तो रोने लगी। शिराज भाई को कहने लगी कि अब मैं अपनी बहन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगी, इसे साथ ले जाऊँगी। और यूँ फिर नाइला बाजी मुझे अपने साथ ससुराल ले गई। उनकी सास का रवैया भी मेरे साथ अजीब था। हम मैं दोबारा से मामी के घर आई तो फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। मामी मेरे लिए मोहल्ले से कपड़े लेकर आती। मैं इनकार करती तो मुझे बुरी तरह से डांटती। कहती, घर के काम ही कितने होते हैं, फारिग वक्त में सिलाई कर लिया करो, 4 पैसे हाथ आ जाएंगे। आधी आधी रात तक मुझे बैठकर कपड़े सिलाई करने पड़ते। अब मैं हैरान थी कि मुझे कपड़े सिलाई भी नहीं करने होते और सारे सूट मुकम्मल होकर मेरे कमरे में पड़े होते। रात को मैं सोती तो एक हसरत भरी नज़र अपनी मशीन और कपड़ों पर डालती।
थकन से बुरा हाल हो जाता। सोचती कि सुबह मामी बुरी तरह से पेश आएगी कि रात को कपड़े सिलाई करने का काम क्यों नहीं किया, मगर जब सुबह उठती तो सारा काम मुकम्मल होता। हैरान होती कि वो शख्स जो इस घर में हम लोगों की मौजूदगी में रह रहा है किसी को नज़र क्यों नहीं आता। वो मेरे कमरे में कब और कैसे आता है। कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद करके सोती थी क्योंकि मुझे असलम भाई से डर लगता था। कमरे में दाखिल होने का कोई और जरिया भी नहीं था। फिर वो शख्स कमरे में कैसे आता था और ये सिलाई कैसे करता। उसके हाथ में इतनी नफासत थी कि मोहल्ले के सभी लोग उन कपड़ों की तारीफ करते। अब तो आस पड़ोस की सारी औरतें ही मेरे लिए कपड़े भेजने लगी। गुस्सा तो इस बात पर आता कि मेहनत मेरी, मगर उजरत की कमाई मामी अपने हाथ पर रखती और कहती घर के अखराजात ही बहुत ज़्यादा हैं, तुम क्या जानो कि महंगाई में गुजारा करना कितना मुश्किल है। हर दूसरे दिन वो शॉपिंग पर चली जाती, कभी घूमने फिरने, और इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था मैं जानती थी। मेरी मेहनत की कमाई को वो दोनों हाथों से लुटा रही थी। उस दिन भी मैं घर में अकेली थी। घर के कामकाज के बाद सिलाई लेकर बैठी, तभी मेरे सामने वो आकर बैठ गया। मैं उसे देखकर बौखला गई। तुम कब आए? मैं तो यहीं होता हूँ, बताया था तुम्हें कि मैं आसपास ही रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम क्यों बेवकूफ़ों की तरह काम करती हो। उस औरत को इनकार क्यों नहीं करती? क्यों बेदाम गुलाम बनकर यहाँ रह रही हो? वो गुस्से से बोला तो मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी आंखों में आंसू बहते देखकर वो बौखला गया। अरे मैंने तो एक बात कही है, तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो तुम इस तरह से रोना शुरू हो गई हो, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मजबूर हूँ। अपना कोई ठिकाना नहीं है, माँ बाप है नहीं, किसके आसरे पर बोलूँ और कैसे? मामी तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप नहीं जानते, बहुत खतरनाक औरत है। तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक बन सकती हो अगर चाहो तो। वो सब कर सकती हो जो कोई आम औरत नहीं कर सकती। बस अपने आप को पहचानना है। एक बार अपने हक के लिए आवाज़ उठाकर देखो। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारे साथ हूँ, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम्हें यकीन नहीं आता। अब मैं उसकी आंखों में झांक कर देखने लगी। अगर ऐसी बात है तो इस बात का सबूत दो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सहारा दो, मेरे साथ निकाह करो, इस जहन्नम से मुझे दूर ले जाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि किसी अजनबी से यूं खुद इस तरह बात करूंगी, मगर अब हालात का तकाजा ऐसा था कि मैं ये बात अपनी ज़ुबान पर ले आई, जिसको करने के बारे में शायद आम हालात में मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ मुझे उस अजनबी नौजवान पर यकीन भी था कि वो मेरी मदद करेगा। मैं उसे अपना समझने लगी थी। तब वो भी नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता, बाकी हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब तो मुझे शदीद गुस्सा आया। क्यों नहीं निकाह कर सकते? तुम इस जहन्नुम से आज़ाद करके क्यों नहीं लेकर जा सकते मुझे? क्योंकि मैं एक जिन्नज़ादा हूँ, तुम आदमज़ादी हो। हम दोनों का निकाह नहीं हो सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे चेहरे पर छाई हुई हैरत देखकर वो हंस पड़ा। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं आम इंसान नहीं हूँ? जिस तरह से मैं अचानक से आता हूँ, अचानक से गायब हो जाता हूँ, तुम्हारे हाथ हिलाए बगैर सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं। तुम्हारे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का जो एहसास होता है वो कोई आम नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सब करना तो किसी आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे उससे डर भी लगने लगा था। मेरे मुंह से हकलाते हुए आवाज़ निकलने लगी, तुम जिन हो? जिन तो बहुत खौफनाक होते और ख़तरनाक भी। मैं रोने वाली हो गई और वो मेरे तासुरात देखकर हंसने लगा। अरे तुम तो सचमुच में बहुत बेवकूफ़ और भोली भाली हो। आज तक मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, आइंदा भी नहीं करूँगा। यकीन रखो इस बात पर। मैं अभी से नहीं, कई सालों से इंसानी दुनिया में रह रहा हूँ। मैंने शरारतें तो बहुत की, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसकी बातों में मुझे दिलचस्पी महसूस होने लगी। कैसे शरारतें? और तुम इससे पहले कहाँ रहते थे? वो कहने लगा, मैं बचपन से ही इंसानी दुनिया में रह रहा हूँ, बचपन से ही बहुत शरारती वाक़ई हुआ हूँ। जिस जगह पर तुम्हारे शिराज भाई का फार्म हाउस है, मैं उस फार्म हाउस में जामन के दरख्त पर रहता था। मुझे इंसानों से दूर अलग थलग जगह पर रहना अच्छा लगता है। फिर जब उन लोगों ने वहाँ पर फार्म हाउस बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। किस तरह मेरी तन्हाई मुतासिर होगी।
میں نے ان کا کام روکنے کی بہت کوشش کی، کبھی کیا نقصان کر دیتا اور کبھی کیا۔ وہ لوگ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر اثرات ہیں، مگر ان لوگوں نے بھی اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کی اور وہاں پر فارم ہاؤس بنا کر ہی چھوڑا۔ اب تو مجھے جیسے ضد سی ہو گئی تھی کہ یہاں کسی کو نہیں رہنے دوں گا۔ میں خود کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، مگر جب بھی کوئی نوکرانی، کوئی بھی ملازمہ، کوئی بھی عورت شام کو باہر نظر آتی تو اسے چھیڑخانی کرتا، اسے تنگ کرتا۔ وہ ڈر کر جب وہاں سے بھاگ جاتی تو میں کتنی دیر تک ہنستا رہتا۔ یہ سب کچھ میں صرف اس لیے کرتا تھا تاکہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور میری تنہائی میں کوئی مغل نہ ہو۔ مگر پھر بھی جب وہ لوگ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے ایک بھی ملازمہ نوکری چھوڑ کر بھاگ کر نہیں گئی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو مجبور ہیں، مجبوری کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیا، مگر شرارتیں کرنا نہیں۔ ابھی بھی جب کوئی ملازمہ اس طرف آتی ہے تو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا۔ تب سے وہ درخت پر اسرار مشہور ہو گیا ہے اور کوئی بھی لڑکی اس طرف شام کے بعد جانے سے کترانے لگتی۔ تمہاری بہن بھی تمہیں اسی لیے منع کرتی تھی کہ کہیں تم پر اثرات نہ ہو جائیں، مگر جب تم اس باتوں کے باوجود اس طرف آئی تو میرا دل چاہا کہ تمہیں تنگ کروں، مگر تمہاری معصومیت دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو پا گیا اور تمہیں موجودگی کا احساس دلایا، تمہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر دوسرے دن میں ہلکا سا ڈرانے پر ہی تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ مجھے شرمندگی سے ہونے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ تھا، تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اور اس رات میں تمہارے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ تمہارے دل سے ڈر خوف نکل جائے۔ اور پھر جب تم پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو میں پانی کی بوتل لے کر تمہارے سامنے آ گیا۔ دل تو چاہا کہ تم سے معافی بھی مانگوں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر ابھی تمہیں اپنے بارے میں بتا دیا تو تم ڈر جاؤ گی، اور یوں میں خاموشی سے بنا کوئی بات کیے وہاں سے پلٹ آیا۔ تمہارے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ تم بہت مظلوم ہو، حالات کی ستائی ہوئی ہو۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ آ گیا، اور پھر اب مجھے معلوم ہوا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، تم واقعی بہت معصوم ہو۔ تمہاری مامی ایک ظالم عورت ہے، تم لوگوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، پتہ نہیں اس عورت کو خدا کا خوف کیوں نہیں آتا۔ اس کے ساتھ بات کر کے میرا دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ اب جب بھی میں اکیلی ہوتی وہ میرے سامنے آ جاتا، کھنٹو میرے ساتھ اپنی دنیا کے لوگوں کی باتیں کرتا۔ تب ایک دن میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ تم اپنی طاقتیں مجھے دے دو، مگر تم ان کو سنبھال نہیں پاؤ گی، کیونکہ یہ سنبھالنا تمہارے جیسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تم جل کر خاک ہو جاؤ گی۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ مجھے تمہاری طاقتیں نہیں چاہیے، بس تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، میری مدد کرو۔ میری اس بات پر وہ مسکرا دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہی تمہاری مدد کروں گا۔ اکثر رات گئے میں اس کے ساتھ بات کرتی رہتی۔ تب ایک دن مامی نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ جب میں صبح کمرے سے باہر نکلی تو مامی، اسلم بھائی اور ان دونوں کی بیٹیاں بھی موجود تھی۔ میرے دیکھتے ہی مامی کہنے لگی، رات کو کون سا عاشق تمہارے کمرے میں موجود تھا؟ ان کی بات پر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر انہوں نے سلمان کو کمرے میں دیکھ لیا تو اس سے آگے سوچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میرے منہ سے لڑکھڑاتی آواز نکلی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خود رات کو کسی کے ساتھ تمہیں باتیں کرتے سنا تھا، کیا تم نے موبائل رکھا ہوا ہے؟ میری آنکھوں میں دھول جھانک رہی ہو؟ کون تھا وہ تمہارا عاشق؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہیں پر سلمان آ گیا۔ اس نے مامی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مامی کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ انہوں نے سلمان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر سلمان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ تو بری طرح سے ڈر گئی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے؟ چھوڑو مجھے! اب وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے۔ ان کی دونوں بیٹیاں اور اسلم بھائی بھی وہاں پر آ گئے۔ وہ مامی کو پکڑ کر صوفے پر لے جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر
मामी तो अपनी जगह से कदम तक नहीं उठा पा रही थी। कदम भी कैसे उठाती? उनका हाथ तो सलमान की गिरफ्त में था, जो बेपनाह ताकतों का मालिक था। उसका मुकाबला तो बड़े से बड़ा जिन भी नहीं कर सकता था। ये मामूली इंसान क्या कर सकते थे? अब तो मामी के मुंह से खौफ के मारे चीखें निकलने लगी। ये लड़की डायन है, चुड़ैल है, जादूगरनी है। पता नहीं कौन कौन से जादू सीख कर आई है। इसे घर से बाहर निकालो। जब उनका हाथ सलमान की गिरफ्त से आज़ाद हुआ तो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। उनकी बड़ी बेटी जब मुझे धक्के देने के लिए मेरे पास आई तो वो खुद ज़मीन पर बुरी तरह से गिर गई। उसके बाजू की हड्डी टूट गई। पूरा घर उसकी चीखों पुकार से गूंज उठा। मामी अपनी तकलीफ भूलकर उसे लेकर अस्पताल चली गई। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। दिल बुरी तरह से लरज रहा था, जाने क्या होने वाला है। तब सलमान ने मुझे कहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। रात को वो सब लोग वापस आ गए और मुझसे कोई भी बात किए बगैर वो अपने अपने कमरे में चले गए। आज तो मुझसे किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि घर का काम किया है या नहीं, खाना बनाया है या नहीं। मैं खुद ही खाना खाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। दिल चाहा कि मामी से जाकर तानिया के बारे में पूछूं, मगर फिर उनकी खफगी का ख्याल करके मैं अपनी जगह पर चिपकी रही। अगले दिन सुबह ही सुबह नाइला बाजी हमारे घर आ गई। सीधी मेरे कमरे में आई। क्या हुआ था कल? क्यों मामी ने इतना शोर मचाया? मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह से मामी मेरे साथ ज्यादती करती आ रही हैं। कल भी उन्होंने यही किया, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की उन्होंने। तब बाजी कहने लगी कि मामी ने फ़ोन करके कहा है कि अपनी बहन को यहाँ से लेकर चली जाओ। मेरी सास भी तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, क्या करूं, तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? तब शिराज ने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। वो तो जल्द ही अपने माँ बाप को तुम्हारे घर लाना चाहता है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरा तो बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। शिराज का दोस्त बहुत अच्छा और एक अमीर इंसान है। उसके साथ शादी करके तुम्हारी तो ज़िंदगी संवर जाएगी। इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। बस तुम्हें चंद दिन मेरे घर में ही रहना होगा। मेरी सास के बुरे रवैये को भी बर्दाश्त करना ही होगा। उसके बाद तुम्हारी सबसे बिल्कुल जान छूट जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बाजी मुझे खुद से लिपटाए हुए तसल्लियाँ दे रही थी। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर घर आ गई। वहाँ से निकलते हुए मामी ने कहा कि आइंदा यहाँ पर मत आना, हम लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल मर चुके हैं। तुम दोनों बहनों का आज के बाद हमारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। यूं मैं नाइला बाजी के साथ उनके ससुराल में आ गई थी। उनकी सास ने वैसे ही मेरा इस्तकबाल किया था, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी। आ गई तुम वापस? मुझे तो लगा था कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। तुम्हारी मामी तुम्हारी कहीं शादी कर देगी। तब नाइला बाजी ने उन्हें असफंद के बारे में बताया कि उनकी अम्मी मेरे लिए आना चाहती हैं। ये सुनकर उनकी सास के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। पता नहीं तुम दोनों बहनों ने इतने अमीर लड़कों को कैसे फंसा लिया। एक मेरा बेटा तुम्हारे लिए पागल हो रहा है और दूसरा असफंद, वो इस कलमोही के लिए पागल होने लगा है। बाजी उनकी बात पर शर्मिंदा हो गई। और फिर कुछ ही दिन के बाद असफंद की अम्मी जब मुझे देखने के लिए आई तो मैं उन्हें बेतहाशा पसंद आई। उन्होंने भी बाजी की सास का रवैया मेरे साथ देख लिया था। कहने लगी, मैं इसी हफ्ते आकर अपनी बहू को अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। और यूं फिर एक हफ्ते बाद ही मैं अपने ससुराल में आ गई। जैसा मुझे बाजी ने बताया था, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। जिंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। आज सलमान मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। आज भी वो हर मुश्किल घड़ी में मेरे सामने ढाल बनकर आ जाता है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी मामी के घर नहीं गई। मुझे बाजी की ज़ुबानी मालूम हुआ था कि उन पर फालिज का हमला हुआ है और अब उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मगर फिर जब उनका बुरा रवैया याद आता तो मैं खुद को रोक लेती। बाजी तो ना सिर्फ उनके घर जाती बल्कि उनकी मदद भी करती थी
اور میں باجی کی اعلیٰ ظرفی پر حیران ہوتی۔ میں چاہ کر بھی اپنا ظرف اتنا وسیع نہیں کر پائی، مگر پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر مامی کو معاف کر ہی دیا اور ان کی مدد بھی کرنے لگی۔ تب مجھے زندگی میں ایسا سکون محسوس ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اب مامی اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میرا ان کے تینوں بچوں سے ناطا بالکل ٹوٹ گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔